आज क्लास 10 का हमें 8वां लेसन जो है यानी अध्याय 8 है उत्सर्जन यानी जैव प्रक्रम में हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज किसका अध्ययन हमें करना है? उत्सर्जन का अध्ययन करना है। सबसे पहले समझेंगे उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन क्या होता है बेटा? जैसे हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो है कुछ अवशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अब चूंकि उपापचयी होता क्या है, तो जो हम भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उन भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूटने की क्रिया क्या कहलाता है? उपापचयी क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचयी क्रिया कहलाता है। तो जो उपापचयी क्रिया जब होती है तो उसमें कुछ क्या होता है, जैसे आप चावल खाते हो तो चावल जो है वो जितना बड़ा टुकड़ा होता है उतना ही बड़ा थोड़ा रहता है। उससे आप जब निगलते हो तो मुख से ही क्रिया चालू हो जाती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, अगर वह हमारे शरीर में रहते हैं तो वह विष पैदा करते हैं, जहर क्या करते हैं? पैदा करते हैं। तो इन अवशिष्ट पदार्थों को, अब वो अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जैसे हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? अवशिष्ट पदार्थों में देखो, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? तो इसमें होता है अपशिष्ट पदार्थों में अपशिष्ट पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ, ठीक ना? तो ये होते हैं आपका मूत्र यानी पेशाब होता है, इसके बाद से पसीना होता है, ये CO2 गैस होता है। क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उसके बाद से पसीना होता है। क्या होता है? पसीना होता है। इसके बाद से यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया के बाद से आप देखोगे सीबम होता है। क्या होता है? सीबम, नमक आदि। ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। इन्हीं अपशिष्ट, अब देखो पेशाब तो सब लोग जानते ही, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जो हम सांस छोड़ते हैं हमारे शरीर में क्या होता है? जो बार बार सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। जो सांस को क्या करते हैं? त्यागते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। पसीना, आपके शरीर से पसीना निकलता है ना, पसीना भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया, हमारे जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसमें क्या गुला होता है? यूरिया गुला होता है। उसके बाद से सीबम, सीबम समझते हो? सीबम क्या होता है? आप देखना आपके चेहरे पर मुहासा वगैरह निकलता है और मुहासे में जब ऐसे दबाते हो तो सफेद रंग का एक सफेद सफेद कुछ निकलता है ना, इसको दबाते हो तो वह भी क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ। जब तक वो रहता है तब तक मुहासा क्या रहता है? आपका सही नहीं होता है। जैसे वो निकल जाता है मुहासा क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो वो क्या है? सीबम है। नमक, पसीने में क्या होता है? नमक घुला होता है। और ये नमक क्या होता है बेटा? जैसे देखना अभी हम यहाँ ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं और मौसम भी गर्म है, पसीना अभी होगा और इसको मैं शर्ट, अगर मेरा पसीने से मेरा शर्ट भीगता है और मैं जाके पंखे में इसे सुखाता हूँ तो कुछ देर बाद हमारे शर्ट में सफ़ेद सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगेगा। वो किसका मात्रा होता है? नमक का मात्रा होता है। और इसके बाद से बताया गया आदि यानी अन्य और भी चीजें हैं। ये क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। बताया गया इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या करते हैं? जब शरीर यानी ये अपशिष्ट पदार्थ हैं और इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या करते हैं? ये जो अपशिष्ट पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ये बाहर निकालना ना, बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो परिभाषा एक मिला,
समझ में आया बेटा? अगर कोई पूछे कि क्या होता है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन क्या होता है कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप कुछ क्या होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों का, अनावश्यक, इसको अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हो, अनावश्यक पदार्थ भी कह सकते हो, या विषाक्त पदार्थ भी कह सकते हो, ठीक ना। अगर कहीं से आ जाए विषाक्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषाक्त पदार्थ कहते हैं। और अगर आ जाए अनावश्यक पदार्थ, यानी जिसकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आप देखो, जो भोज्य पदार्थ खाते हो तो भोज्य पदार्थ का उपापचयी क्रिया होता है, तो जितना उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो उसमें से क्या होता है, जो उसमें से रस निकलता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जो खराब पदार्थ होता है वह क्या होता है, यानी मल के रूप में शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, होता है ना ऐसा। तो इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब परिभाषा अगर आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। परिभाषा मिल गया? यानी शरीर में, एक बार और सुनो परिभाषा को, क्या है यही याद कर लो ना। शरीर में बताया जा रहा है कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने, जो उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया के द्वारा जो क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं बेटा? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? अगर कहीं सवाल आ जाए उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, कोई बताएगा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अरे उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बेटा? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जन किसका होता है? अपशिष्ट पदार्थों का। तो यही अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। यानी उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो ये अपशिष्ट पदार्थ बने, इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। तो एक परिभाषा ये भी हो गया। अगर उत्सर्जी पदार्थ पूछ दे तो भी क्या वही परिभाषा लिखोगे कि उपापचय, हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? एक परिभाषा और देखते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो ये मूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पसीना हो गया, यूरिया हो गया, और सीबम हो गया, नमक हो गया, बलगम हमारे क्या होता है, बलगम भी निकलता है ना। बलगम भी क्या है, हानिकारक पदार्थ है कि नहीं है? अब उसको अंदर ही रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे जी, पूरे सीने को जकड़ लेगा, निमोनिया हो जाएगा। और ज्यादा बलगम आपके सीने में रहा तो आपको क्षय रोग भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, ठीक ना, संक्रमित हो जाएगा फेफड़ा। तो ये बलगम भी क्या है, उत्सर्जी है, तो उत्सर्जित पदार्थ है। अब उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आता है, उत्सर्जी अंग क्या आता है, उत्सर्जी अंग। परिभाषा में बताता जा रहा हूं, आप नोट करते जाओ। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो इधर ध्यान दो, जिन अंगों के माध्यम से, ये किसी ना किसी अंग के माध्यम से शरीर से बाहर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जिन अंगों के माध्यम से ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, उन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। परिभाषा मैंने क्या बताया, ध्यान दो। फिर मैंने बताया उत्सर्जन का परिभाषा कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद से उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं,
तो जिन अंगों के माध्यम से क्या होते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब जैसे बताओ, कोई एक उत्सर्जी अंग का नाम बता दो। नहीं, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, फेफड़े से निकलता है। किससे निकलता है, फेफड़े से निकलता है। और यहीं पे देखो, ये जो पेशाब है, जो यूरिन है, ये किससे निकलता है, तो वृक्क से निकलता है। किससे निकलता है, वृक्क यानी किडनी से निकलता है। ठीक ना। हमारे शरीर में जो है सबसे, चलो बताते हैं इसको, पसीना किससे निकलता है, त्वचा से निकलता है। तो त्वचा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है, फेफड़े से निकलता है। अमोनिया किससे निकलता है, तो यकृत से निकलता है, लीवर से। अमोनिया किससे निकलता है, लीवर से निकलता है। यानी उसको क्या कहता है, लीवर को क्या कहता है, उर्दू में जिगर कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। उसी तरह से किडनी को हिंदी में क्या कहा जाता है, वृक्क, उर्दू में गुर्दा, ठीक ना, और अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। इसके बाद से देखते हैं मानव के उत्सर्जी अंग। मानव में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अब उत्सर्जी अंगों का आ गया, तो मानव के उत्सर्जी अंगों को देखते हैं। मानव के उत्सर्जी अंग क्या होते हैं। तो मानव के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, देखो, मानव में जो है त्वचा उत्सर्जी अंग है, जो क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। सोडियम क्लोराइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। सीबम यानी मुहासे में जो क्या होते हैं, सफेद, आपकी उसको क्या कहते हो, खील कहते हो ना, जो निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी किसमें आता है, त्वचा में आता है। तो पहला इसमें वो सबसे बड़ा, इसमें पहला उत्सर्जी अंग कौन है, त्वचा। क्या है, त्वचा। तो त्वचा से क्या क्या निकला, पसीना निकलता है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। दूसरा क्या बताया गया, सोडियम क्लोराइड। तीसरा बताया गया सीबम निकलता है, ठीक ना, पसीना, सीबम। और क्या बताया गया, एक क्या बताया गया आप लोगों को, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा जो है क्या होता है बेटा, जो अगर हम दूसरा उत्सर्जी अंग देखें तो मानव में दूसरा उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा होता है। और फेफड़ा क्या क्या उत्सर्जन करता है बेटा, क्या क्या उत्सर्जन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को करता है और बलगम को करता है। किसको करता है, बलगम, ठीक ना। ये दो चीजों को ये क्या करता है, ये दो उत्सर्जी पदार्थों को ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तीसरा देख लो, बड़ी आंत। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत क्या करता है बेटा, बड़ी आंत से क्या उत्सर्जित होते हैं, तो बड़ी आंत से अपचा भोजन क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। अरे बड़ी आंत में आपका भोज्य पदार्थ सब जगह से घूम के आया, पचा, और जो अब क्या है, अब जो पचने वाले नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, वही न बड़ी आंत मल के रूप में क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, ठीक ना। तो अपचा भोजन क्या होता है, अपचा भोजन, अपचा
भोजन। तो ये क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। चौथा देख लो, यकृत। चौथा क्या है, यकृत है। क्या बताया जा रहा है, यकृत है। और यकृत क्या निकालता है बेटा शरीर से, यकृत क्या निकालता है शरीर से बाहर, अमोनिया को निकालता है। किसको निकालता है, अमोनिया को। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी अमोनिया को निकालता है यूरिया। यानी अमोनिया को ही ये किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है, यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। अब एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया मानव के उत्सर्जी अंग। क्या क्या बताया गया कि मानव के उत्सर्जी अंग निम्न है। पहला त्वचा है, त्वचा से कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, तो पसीना, सीबम और सोडियम क्लोराइड निकलता है। फेफड़े से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बलगम निकलता है। और बड़ी आंत से क्या निकलता है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, अपचा भोजन निकलता है। और यकृत से क्या निकलता है, ये अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ठीक है ना। अब जो मनुष्य का प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग है, किसे कहते हैं, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वह वृक्क होता है, किडनी होता है। कहीं लिख लेना, बताया जा रहा है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है मनुष्य में, वृक्क होता है। क्या होता है, वृक्क होता है। और एक पॉइंट और लिख लेना, आप लोग कहीं लिखना चाहते हो तो, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या होता है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। और बताया गया कि मनुष्य में प्रमुख जो है उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो वो कौन होता है, वृक्क होता है। कौन होता है, वृक्क होता है। अब उत्सर्जन जो है बेटा निम्न प्रकार से होता है, अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे उत्सर्जन की हम बात करें, ये मान लो उत्सर्जन की अगर हम बात देखें तो ये उत्सर्जन जो है जैसे एक कोशिकीय जीव में भी होता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, और जंतु और मानव में भी होता है। अब चूंकि सवाल ये पैदा होता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मान लिया कि एक, जैसे यहाँ एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उत्सर्जन तो इसमें भी होगा। उत्सर्जन किसमें होगा, पेड़ पौधों में भी होगा, पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होगा, और किसमें होगा, जीव जंतुओं में भी होगा, जीव जंतु एवं मानव में होगा। यही होगा जी। अब ये होता क्या है कि एक चीज ध्यान रखो, जो जीव जंतु हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, अब हम ये अभी मैं बताया हूं कि एक कोशिकीय जीव में जो है अलग अलग हमारे जैसे अंग नहीं पाया जाता है उसमें। तो उसमें जो है उत्सर्जन क्रिया किस माध्यम से होता है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग, यानी जीव जंतुओं में क्या होता है, अलग अलग अंगों के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया होता है। जैसे फेफड़े से हुआ, त्वचा से हुआ, ठीक ना, वृक्क से हुआ, यकृत से हुआ, बड़ी आंत से हुआ। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, इस प्रकार के उनके शरीर में अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें जो है आप देखोगे कि उत्सर्जन क्रिया किससे होता है, तो विसरण माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। यहाँ लिख लेना, किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। ठीक ना। और पेड़ पौधों में भी उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं।
पेड़ पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, इसमें भी उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, इनके भी उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, इनके भी उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ पौधों में क्या होता है? उत्सर्जन क्रिया होता है। अब ये उत्सर्जन क्रिया में क्या से पदार्थ निकालते हैं बेटा? पेड़ पौधे उत्सर्जन। जैसे यहाँ एक कोशिकी तो बताया गया, आपने अमीबा को पढ़ा था, तो अमीबा में मैंने क्या बताया था कि जब भोज्य पदार्थों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसकी पाचन क्रिया होती है, और पाचन क्रिया होने के बाद से वह विसरण का मतलब क्या होता है? घुल कर उनके शरीर में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जब अपशिष्ट पदार्थों की क्या होती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता है? उसके किसी एक भाग से क्या होता है? थोड़ा सा फट जाता है, और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यही बताया गया था। तो उनमें तो भाई पाचन क्रिया होती है, वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें कठोर भोजन पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इनमें भी अपशिष्ट पदार्थों के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, और इसमें भी क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों के लिए यानी उत्सर्जन के बाहर निकालने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, लेकिन ये भी उत्सर्जन करते हैं। तो इनमें अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? आप देखते हो पेड़ पौधों में गोंद निकलता है, नहीं समझ, लाशा देखे हो, पेड़ को काट तो उसमें लाशा निकलता है, वो लाशा क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो पेड़ पौधों में गोंद, लेटेक्स है और रेजिन है, ये क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और इनमें तो आप जो मानव जीव जंतु हैं, इसमें तो देखे ही है कि इतना सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, और इनको निकालने के लिए इतना क्या है? अंग है। देख रहे हो ना, इतने अंग है इनको निकालने के लिए, और इतना क्या है? और भी अपशिष्ट पदार्थ है। समझ में आ गया? जो मनुष्य है ना, या जीव जंतु हैं, इनमें नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी पदार्थ समझते हो ना? जैसे जिसमें नाइट्रोजन घुला होता है। तो नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है? जैसे अब नाइट्रोजनी पदार्थों का किस आधार पर निकाला जाता है? तो जैसे स्तनधारी में मनुष्य, तो मनुष्य में क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। वैसे पक्षी है वो, जैसे पक्षियां हो, या सरीसृप समझते हो, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, उनको किसमें रखा जाता है? सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। तो ये जो होते हैं, ये यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। और मछली कीट जो है वो अमोनिया को क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है ना? तो आपको बताया गया कि नाइट्रोजनी पदार्थ कैसे निकलता है जीव जंतुओं में। तो अगर हम स्तनधारियों में देखें, तो स्तनधारियां क्या निकालते हैं? यूरिया को शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और पक्षी और सरीसृप क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड का सूत्र होता है C5। क्या होता है? C5H4 N4 और O3। ये क्या होता है? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को कौन शरीर से बाहर निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन निकालते हैं? पक्षी और सरीसृप निकालते हैं। और इसके बाद से मछली और कीट क्या निकालते हैं? अमोनिया को निकालते हैं। मछली और कीट क्या निकालते हैं? अमोनिया, यानी NH3 को शरीर से क्या करते हैं? अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये इतने उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन इतने उत्सर्जी अंगों के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है। हमें सिर्फ एक ही उत्सर्जी अंग के बारे में अध्ययन करना है। वो क्या होता है? वृक्क। क्या होता है? वृक्क। ठीक ना? देखो बेटा, वृक्क क्या होता है? मनुष्य में हम अगर मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में क्या होता है बेटा? एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक जोड़ी वृक्क। और ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है आपको पता है? तो जो हमारा ये पीठ का जो ये क्या है, ये जो हड्डी है, इस हड्डी के पास होता है, लेकिन हम इसे हाथ से छूकर महसूस नहीं कर सकते। ठीक ना? अब हम देखते हैं, यानी हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। जो राइट वाला होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है? दबा हुआ होता है। क्या होता है? दबा हुआ होता है। ये देख रहे हो, ये
शिराओं से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? शिराओं से। और ये क्या करता है कि जब ये ब्लड को छानने का काम करता है, और ब्लड में जो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो जल होता है जिसमें यूरिया घुली होती है, उसको क्या करता है, छान कर, और ये किसमें लाकर इकट्ठा करता है, ये बूंद बूंद करके, जो ये यूरिन ब्लॉडर होता है यानी जिसे मूत्राशय कहा जाता है, उसमें ये क्या करता है, बूंद बूंद करके क्या करता है, जमा करता है। क्या करता है? जमा करता है। और इसमें कितना जो है यूरिन इकट्ठा हो सकता है, आपको पता है? ये कितना यूरिन जो है इकट्ठा कर सकता है? इस ब्लॉडर में जो है, इसमें कितना यूरिन जमा हो सकता है? तो लगभग जो है 500 ml यानी आधा लीटर तक इसमें क्या हो सकता है, क्या इकट्ठा कर सकता है? यूरिन। 500 ml तक ये क्या करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है। जब 500 ml से जैसे ही ज्यादा होगा तो व्यक्ति को क्या होने लगेगी, बेचैनियां होने लगेगी, पेट में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। यानी कंट्रोल करने की क्षमता कहां तक, 500 ml तक। ठीक ना? अब जो है थोड़ा सा हम इसके ब्रिक के कुछ जो है इसके बारे में क्या करते हैं, इसकी कुछ जानकारी लेते हैं। जो ये ब्रिक होता है, जो हमारे शरीर में ब्रिक होता है, ये खास तौर से ये किसका बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। ध्यान रखना, जो हमारा ब्रिक है वो किसका बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। और किडनी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पहले देख लेना। इसके वैज्ञानिक नाम को कहा जाता है रेनट। क्या कहता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रिक का वैज्ञानिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, रेनल है। ठीक ना? इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, रेनल होता है। और ब्रिक को विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक को विज्ञान की जिस शाखा में क्या किया जाता है, इस ब्रिक को हम जिस शाखा में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये मान लो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन। इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, बताया गया कि हमारे शरीर में जो ब्रिक है वो ब्रिक किसका बना होता है, तो नेफ्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन। और ब्रिक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेनल। क्या नाम है? रेनल। और इसे विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखता है, यानी जो इसका विशेषज्ञ होता है, उसे जानते हो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? जो देखना, जो गुर्दे का डॉक्टर होता है, जो किडनी का क्या होता है, डॉक्टर होता है, जो उसका जो है पूरी जानकारी रखता है, यानी पूरा विशेषज्ञ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो इसका जो क्या होता है, बताया गया कि जो जानकारी रखने वाला होता है उसे क्या कहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं, ये किडनी के ऊपर जो है एक ग्रंथि पाई जाती है। देख रहे हैं, लाल रंग से दिखाया गया है। इस ग्रंथि को कहा जाता है एडिनल ग्रंथि। क्या कहता है? एडिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। और ये करता क्या है, जो रक्त होता है, ये रक्त के चाप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये करता क्या है, जो ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारे शरीर में किडनी होती है वह उसकी आकार कैसे होती है, तो ये सेम के बीज की आकार की तरह से होता है, या राजमा देखियो, राजमा के आकृति का होता है।
और हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं किडनी? तो 2 पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? और इनका रंग कैसा होता है? तो ये भूरे लाल रंग के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? भूरे और लाल रंग का होता है। इनकी लंबाई कितनी होती है? अब इनके वजन की बात की जाए तो इनकी वजन जो है 140 ग्राम से, यानी 140 ग्राम भी हो सकती है, या अधिकतम जो है 150 से 170 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है ना? और मैंने कल ही बताया था कि मेल और फीमेल में किडनी में और किडनी की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। एक ही जैसे क्रियाएं चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों में होता है। ठीक है ना? इसकी लंबाई कितनी होती है? तो समानतः इसकी लंबाई क्या होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। और ये कितना मोटा होता है? तो 205 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 4 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा हो सकता है। ठीक ना? ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो जिससे क्या बना है? ब्रिक बना है, यानी ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी जो इसको संरचना दिया है, यानी जिससे ये बना है और जो इसको क्रिया संपन्न कराता है वो कौन है? नेफ्रॉन है। ये सब दिखाई दे रहा है ना? ये किससे बना होता है? किडनी नेफ्रॉन से बना होता है। ठीक ना? और हमारे शरीर यानी हमारे एक ब्रिक में जो है लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या पाई जाती है। बताया गया ब्रिक किसका बना होता है? नेफ्रॉन का बना होता है। और एक ब्रिक में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है? 10 लाख पाई जाती है। ब्रिक की एक बहुत बड़ी खासियत है, इसका एक विशेष गुण क्या है कि ये जहर को भी निष्क्रिय कर देता है। अगर आपके किडनी में जहर पहुंच जाए तो ये जहर के प्रभाव को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में दो किडनी है और हम आज घर जाके और क्या करें? एक गिलास जहर पी ले कि किडनी है ना, किडनी बचा लेगा। ऐसा नहीं है। किडनी आपके लीवर को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अगर उसमें डायरेक्ट पहुंचे तो वो निष्क्रिय तो कर सकता है, लेकिन उससे पहले किसको खराब कर देगा? लीवर खराब कर देगा। ठीक है ना? तो इसका विशेष गुण क्या होता है बेटा? विशेष गुण बताया गया कि ये क्या करता है? जहर के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? ये जो है ब्लड को छानता है और छानने के बाद से पेशाब का निर्माण करता है, मूत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका कार्य भी समझ में आ गया, इसकी आकृति भी समझ गई, हम लोग समझ लिए, और ये किसका बना होता है इसको भी समझ लिए। अब देखो जो हमारा पेशाब होता है बेटा, हमारे पेशाब में जो है लगभग 2% क्या होती है? यूरिया घुला होता है। कितना परसेंट? 2% उसमें क्या होता है? यूरिया घुला होता है। और आप यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो अब देखो जो ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, मुख्य रूप से हमारे शरीर में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। एक यूरिया होता है और एक अमोनिया होता है। ये अमोनिया कहां से निकलता है आपको पता है? आपको ये जो आपका यकृत है, जो आपका लीवर है, लीवर से क्या करता है? अमोनिया निकलता है, और ये अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। यानी अमोनिया यूरिया, यानी अमोनिया कहां से निकलता है? अमोनिया से यूरिया बनता है, और ये अमोनिया निकलता कहां से? यकृत से निकलता है। अब देखो जब ये क्या बन गया, क्या बना? पीछे वाले में देख रहा हूं बड़े बेचैन लग रहे हो, घबराहट हो रही है। बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो इसको। ये आपके शरीर की क्रियाएं हैं, समझना जरूरी है। तो जब आपके शरीर में क्या बनता है? यूरिन का निर्माण होता है, पेशाब का निर्माण होता है। तो पेशाब में तो वो यूरिया बनकर ही क्या रहता है? घुला रहता है। लेकिन जब इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं,
तो बाहर निकालते हैं तो उस समय भी ये क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा गंध नहीं आता है। लेकिन जब क्या होता है, जब 2 घंटा बीतता है तो वह यूरिया किसमें फिर परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। फिर किसमें बदल जाता है, अमोनिया में। और फिर वहां से एक विशेष गंध आने लगता है। किसी पेशाब खाने से गुजर जाओ तो वहां से एक बदबू भी आएगी और दूसरा क्या होगा, आंख में जलन भी होगा। देखे हो, या छोटा बच्चा जब पेशाब कर लेता है बिस्तर पे, हो सकता है कुछ बड़े बच्चे भी पेशाब करते हैं, कौन जानता है। लेकिन कहने का मतलब है, जब छोटे बच्चे जब बिस्तर में पेशाब करते हैं तो उस समय वो बदबू नहीं करता है। बदबू कब करता है, जब वो कुछ समय बीत जाता है तो देखना बिस्तर से क्या होने लगती है, बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है। देखते हो ना, अगर यहाँ बच्चा, आप सोए हुए हो, वही छोटा सा बच्चा पेशाब कर दिया बिस्तर पे, तो आप सोए रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन 2 घंटा बीतेगा तो वह यूरिया किस में परिवर्तित हो जाएगा, अमोनिया में। और अमोनिया ये क्या करेगा, विशेष प्रकार के गंध को उत्पन्न करेगा और उसी गंध की वजह से उसमें क्या होने लगेगा, क्या होने लगेगा, यानी बदबू आने लगेगा। आप देखते हो जो दीवार होता है, अक्सर सार्वजनिक जगहों पर लिखा रहता है, देखो यहाँ गड्ढा पेशाब कर रहा है, दीवारों पर लिखा रहता है ना, या पेशाब करना मना है। और जहां कहीं भी दीवार पर इस तरह से लिखा होता है, लोग वहां जरूर पेशाब करने जाते हैं। ये भारत का नियम है। जहां कई कई जगह तो लिखते हैं कि देखो कुत्ता पेशाब कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, वहां पेशाब करते हैं। तो देखना, जिस दीवार पे लोग ज्यादा पेशाब करते हैं उस वो दीवार कुछ दिनों में झड़ना चालू हो जाता है, यानी टूटना चालू कर देता है। यानी पेशाब में क्या होता है, जो अमोनिया होता है वह बहुत ज्यादा दीवार को क्या कर देता है, हानि पहुंचा देता है, और दीवार क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो अब देख लो पेशाब में कितनी शक्ति, दीवार को भी तोड़ के क्या कर देता है, गिरा देता है। समझ में आया। तो ब्रिक को और विधिवत पढ़ेंगे कि अब पेशाब बनता कैसे है, इसको बताएंगे कल। थोड़ा सा 1-2 चीजें जो हैं हम आपको समझा दें कि जो मैं नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा रहा था, वैज्ञानिकों का ये अनुमान है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो हमारे किडनी में मौजूद नेफ्रॉन की संख्या है 10 लाख है ना, एक किडनी में कितना है, 10 लाख। उसमें प्रति वर्ष जो है 1% दर से गिरावट आ रही है। ये शुभ संकेत नहीं है, किडनी नहीं होगा। देखो अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या सर ये बताइए कि हमारे शरीर में 2 किडनी है, तो क्या एक किडनी हमारी खराब हो जाए तो हम मर जाएंगे? नहीं, आप मरोगे नहीं। अगर एक किडनी स्वस्थ है तो आप उस पर जीवन जी सकते हो। जैसे मान लो आपके 2 आंख है, एक आंख न रहे तो आप नहीं देख पाते हो, देख पाते हो हाँ, लेकिन जितना दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से अगर दोनों किडनी में से एक किडनी खराब हो गई है, एक किडनी आपका फ्रेश है, तो आपका शरीर काम करेगा, लेकिन जैसे 2 किडनियां काम करती थी वैसे काम नहीं कर पाएगी। लेकिन आप जी सकते हैं। आपके शरीर में मान लो कि किडनी को चेंज कराना है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को, जैसे अभी आपने देखा बिहार में लालू यादव की लड़की ने उनको क्या किया, अपना एक किडनी दिया। तो किसी को किडनी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। एक किडनी पर हम क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन किडनी देने के लिए क्या होता है कि दोनों लोगों को यानी 48 घंटे के अंदर किडनी को क्या करना होता है, लगाना होता है, प्रत्यारोपण करना होता है। अब देखो, किडनी खराब होने पर अगर मान लो किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो रही है, तो किडनी अगर एक बार उसमें बीमारी लग गई, वो खराब होने वाला, तो वह पूर्ण रूप से किडनी सही नहीं हो सकता है। अगर किडनी को सही करना है, उसमें बस डॉक्टर इतना ही कर सकते हैं कि किडनी को क्या कर सकते हैं, उसे दवाओं के माध्यम से जो उसकी क्षति पहुंच रही थी उस क्षति को रोक सकते हैं। जितना खराब हुआ है उतना ही क्या कर लेंगे, रोक देंगे, लेकिन उसे पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकते हैं। गुर्दा हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारे शरीर को बताते
बताते ही हैं कि अधिक लाल रक्त कणिकाओं को कब बनाना है। अब देखो, जो ये क्या होता है, जो ये अधिवृक्क है या एड्रिनल ग्रंथि है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का हार्मोन का स्राव करता है और ये बताता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, सूचना देता है कि हमें कब क्या करना है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना है। बात समझ में आई? ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको कहीं नोट करना हो तो नोट कर लेना। और हमारा जो है, हमारे शरीर के लिए जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन होता है, जैसे किडनी को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो धूम्रपान है, जैसे नशा, जैसे शराब से जो है ना किडनी, शराब से भी किडनी खराब होती है, लेकिन शराब उसमें तो भाई आपने सुना कि भाई उसके अंदर क्या होता है, जहर को निष्क्रिय करने की क्षमता होती है, किसको, किडनी को। तो ज्यादा, उससे ज्यादा प्रभाव वो किसको डालता है, हमारे लीवर को डालता है धूम्रपान। लेकिन इसके बाद से अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है पान गुटखा ये खाता है तो वो निकलता जाता है और निकलने के बाद से वो मान लो कि साफ करता है ना, तो इसके ऊपर जाकर अगर कचड़े बैठते हैं तो वह किडनी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस व्यक्ति के, अब देखो हमारे शरीर में जो है, जो हमारी गुर्दाएं, जो गुर्दा है, किडनी है, वो क्या करती हैं, वह हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में लाल रक्त कणिकाओं को आने से क्या करती हैं, रोकती है। अगर किडनी डिस्टर्ब है तो पेशाब के साथ क्या हो सकता है, लाल रक्त कणिकाएं भी बाहर आ सकती है। ठीक है, अब हम इसके बाद से कल क्या देखेंगे कि हमारे शरीर में पेशाब का निर्माण कैसे, ठीक है।